हाय, दिस इज़ मी चंद्रिका एंड टुडे हम आज पढ़ेंगे. हाय, माय नेम इज़ चंद्रिका एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर notes it for long time and I think we will study about MSN from the target high and NCLEX both the work and I made my notes. I know I have a spelling mistakes and something very different things but I'll made by my own. 2 books, दोनों बुक से मैंने अपने नोट्स मिलाकर एक नोट बनाया है जिसे हम MSN क्लियर करेंगे. तो MSN क्लियर करने के लिए हम फॉलो करेंगे सीक्वेंस टारगेट हाई जो कि नॉर्मली सभी बच्चों के पास मिल जाता है एंड हम साथ साथ NCLEX को भी देखते चलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स जो है वो NCLEX में हमें डिफरेंट मिलते हैं. इसीलिए तो इसमें मैं आज पहला चैप्टर MSN के अंदर पढ़ने वाले हम लोग सब मिलके इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग. इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग. तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्फ्लामेशन की. इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज रिएक्शन है जो इंटेंडेड होता है टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट एंड टू प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर. तो इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज रिएक्शन है जो कि इंटेंड होता है और इंटेंड करता है टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए ऑफेंडिंग एजेंट को, जो कि ये प्रिपेयर करता है साइट को. ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीवर जो है, हमारा फीवर जो है, जो फीवर है, ठीक है, जो फीवर है, सॉरी, हाँ, तो हम बात करेंगे फीवर, जो कि फीवर है एक हमारा सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन का और इसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन की. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स क्या होता है. फर्स्ट मैं ये बता दूँ कि सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स क्या होता है इन्फ्लामेशन का, फीवर क्यों है. तो जब भी हमारे हाथ में कहीं पर भी चोट लगती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक आउटसाइड एजेंट एंटर करता है जो कि हमारी एंटीबॉडी, हमारी बॉडी के सिस्टम्स को एक्टिव करता है, जो कि उससे फाइट करता है. देन इसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और जब भी हमें फीवर होता है, हमें चोट लगी होती है, उस टाइम में फीवर होता है. तो ये एक सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन का. भी हमें इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, इन्फ्लामेशन में हमेशा जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होगा हमें फीवर आएगा. ठीक है, 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन में हम लोग देखेंगे 5 कार्डिनल साइन. तो मैंने उसका निमोनिक बनाया है रवीना विथ SRK प्ले लूडो. रवीना विथ SRK प्ले लूडो. हम रवीना का R लेंगे, विथ का W, SRK का S और प्ले का P और L को लूडो का L. ठीक है, R का मतलब है रेडनेस, W का मतलब है वार्मथ, स्वेलिंग, S का मतलब और P का मतलब पेन एंड L का मतलब लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है, रेडनेस से हम लोग क्या समझेंगे. जो रेडनेस है, हमें कभी भी चोट लगती है, एज यूजुअल हमारे थंब पे चोट लग गई तो उसमें क्या होता है, रेडनेस होती है. पहले सबसे पहले क्या होता है, रेडनेस हो जाता है. फिर क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है. ठीक है, फिर वहाँ पे सूजन आती है और फिर दर्द होता है और फिर वो जो वहाँ पे चोट लगी है वो काम करना बंद हो जाता है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि भाई ओहो पेज की तो हम क्लिनिकल मीडिएटर्स देखेंगे. अभी क्लिनिकल मीडिएटर्स में क्या है, इन्फ्लामेशन का केमिकल रिएक्शन. केमिकल मीडिएटर का मतलब है कि इन्फ्लामेशन का केमिकल रिएक्शन क्या होगा. अब जो मास्ट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन को. कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं मास्ट सेल. ठीक है,
फिर ये जो हिस्टामिन है ये वेजोडाइलेशन एंड वैस्कुलर परमेबिलिटी कोज करता है। क्या करता है? वेजोडाइलेशन एंड वैस्कुलर परमेबिलिटी कोज करता है। इसकी वजह से इंक्रीज्ड, अब ये इंक्रीज वेजोडाइलेशन और वैस्कुलर परमेबिलिटी ये भी इंक्रीज किसकी वजह से होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ये दोनों चीज़ फिर इंक्रीज होती है। अब जो ये कनाइंस है ये अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को। तो जहाँ पे हमें चोट लगी है, जैसे हमारे थंब पे चोट लगी थी, तो यहाँ पे जो कैनाइंस है हमारे ब्लड के अंदर, वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स को पहुँचाने के लिए हमें कैनाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कौन करता है एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फ्लेमेशन, तो हम लोग क्या नाम लेंगे? कैनाइंस नाम लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन के कितने फेज़ होते हैं भाई? 3 फेज़ होते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, फिर उसके बाद रिपेयर एंड रीजनरेशन, फिर उसके बाद रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन होता है। इन तीनों फेजेस की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है। जैसे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की 3 से 5 दिन, रिपेयर एंड रीजनरेशन की 2 से 8 वीक, और रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन की मंथ्स टू ईयर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेजेस की। तो फेज़ फर्स्ट जो कि हमने पढ़ा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो कि 3 से 5 दिन का है। तो इसमें क्या होता है? ये जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है ये आफ्टर इंजरी के इमीडिएट आफ्टर इंजरी के तुरंत बाद ओकर होता है। इसमें ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे ही चोट लगी उसको देखते हुए वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, और साथ साथ में क्या करो? ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी वजह से रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड वार्मथ देखने को मिलता है। ये तीनों चीज़ जो कि 5 कार्डिनल साइन में हमने पढ़ा था, ये तीनों चीज़ हमें फर्स्ट फेज़ में देखने को मिल जाते हैं, रेडनेस, वार्मथ एंड स्वेलिंग, ठीक है। फिर एक्सूडेट कंसिस्ट, अब एक्सूडेट जो कि हमें इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे एक्सूडेट होता है, वो किससे बनता है? तो हम पहले जानते हैं कि एक्सूडेट क्या होता है। एक्सूडेट एक फ्लूइड इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी एडिमा के अंदर, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, जिसके 4 टाइप है, ABCD जो मैंने लिख रखा है। सीरियस एक्सूडेट जो कि बॉटल लाइक होता है और एक माइनर इंजरीज में होता है। इससे छोटी मोटी चोटों में हमें सीरियस एक्सूडेट देखने को मिलता है। सेकंड होता है फाइब्रिनियस एक्सूडेट जो कि कंटेन होते हैं उसमें फाइबर्स। इस एक्सूडेट के अंदर फाइबर्स कंटेन होता है। फिर तीसरा होता है पुरुलेंट एक्सूडेट जो कि क्रीमी वाइट होता है, जिसमें डेड न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, जिसमें डेड न्यूट्रोफिल्स की मात्रा मिलेगी हमें। थर्ड होता है हीमोरेजिक एक्सूडेट जो कि ब्लडी रेड होता है, ठीक है, जिसमें ब्लडी रेड एक्सूडेट मिलेगा हमें। तो एक्सूडेट क्या होता है? एक्सूडेट एक इन्फ्लेमेटरी एडिमा, फ्लूइड इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेटरी एडिमा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये पन्ना किससे है, जैसे प्लाज्मा, ठीक है। पीपी को मैंने लिखा था, आई फॉरगेट पीपी किसको बोलते हैं, प्रोटीन, नहीं मैं बाद में बता दूंगी। पीपी मेरे को याद आएगा। तो प्लाज्मा सॉल्यूट्स WBC से माइग्रेट होता है ये चारों चीज़ें, प्लाज्मा, पीपी, सॉल्यूट्स, WBC माइग्रेट्स होते हैं किसमें? टिश्यूज़ में, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको पीपी क्या होता है, 1 सेकेंड। प्लाज्मा प्रोटीन, पीपी का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं।
पीपी का मतलब होता है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। पीपी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन एंड सॉल्यूट्स और WBC माइग्रेट होता है टिश्यू के अंदर, और फिर प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन नियर एंडिंग, जो कि जो एंड है वुंड का, उधर प्रेशर क्रिएट होता है इस फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो क्या करता है, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन कोज करेगा ये। उससे क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटस और माइक्रोफेजेस। तो पेन और लॉस ऑफ फंक्शन एक्सुडेट बन जाता है, तभी हम लोग को देखने को मिलता है। तो 5 कार्डिनल साइन देखने को मिल गया कि भाई आफ्टर तुरंत इंजरी के बाद रेडनेस, स्वेलिंग, वॉर्म कैसे हुआ, ठीक। फिर एक्सुडेट जब कंसिस्ट होता है तो पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। माइनर जब इंजरी होती है तो सीरियस एक्सुडेट होता है वाटर लाइक, और जब भी फाइब्रस का एक्सुडेट निकलता है तो उसमें फाइबर्स देखने को मिलता है इस एक्सुडेट के अंदर। पुरुलेंट एक्सुडेट की क्रीमी वाइट कलर का होता है, जिसमें डेड न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। हेमोरेजिक में हमें ब्लडी देखने को मिलता है एक्सुडेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेज सेकंड, जो कि रिपेयर एंड रीजनरेशन का काम करती है, जो कि 2 से 8 वीक की होती है, ठीक है। अभी रिपेयर एंड रीजनरेशन का जो ये काम है ये सेकंड फेज़ में होगा, जो कि 2 से 8 वीक की है। ये कैरेक्टराइज होती है न्यू कोलेजन फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, न्यू कोलेजन फॉर्मेशन होता है। दीज फाइबर्स आर लाइड डाउन इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये जो फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं इसमें ऐसे कैसे भी करके आड़ा तिरछा करके ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। ये रिपेयर और रीजनरेशन में ऐसा मतलब सीक्वेंस ऐसे नहीं बनता है, ये लाइट डाउन होते हैं डिसऑर्गेनाइज मैनर में, जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, बस जैसे आया वैसे रख दिया, ठीक है, वैसा होता है। और एक स्कार बनाता है जो कि लिंक होता है बिटवीन फाइबर्स जो कि वीक होता है, ठीक है। एक स्कार बनाता है, जैसे हमें चोट लगी वहाँ पे पपड़ी आ जाती है, खरोंड सा आ जाता है, ठीक है। तो वो खरोंड को आप ठीक से ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पे ऐसे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हम लोग का, ऐसा। तो वो ऐसा मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज मैनर में रहता है वो फाइबर्स, ठीक है। अभी ये जो फाइबर्स हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये डैमेज हो ना हो इसीलिए हम इसका बहुत ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। ये बहुत वीक होता है इसीलिए। दिस न्यू टिश्यू इज ससेप्टिबल टू डिसरप्शन एंड एग्रेसिव एक्टिविटी। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे कोई भी मैनर में जाके पड़ा रहता है ये फाइबर्स का टिश्यू, ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनको आप थोड़ा सा भी एग्रेसिव फोर्स इस पर लगता है तो ये इंजरी वापस वैसी हो जाती है, ठीक है। तो इस पे ये ससेप्टिबल होता है इससे। फिर थर्ड फेज़ आता है रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन। रीमॉडलिंग एंड मैचुरेशन में हमें मंथ्स टू ईयर लग सकते हैं, वो वेरी करता है कैसी चोट है, ठीक है। इन दिस फेज द टिश्यू रीमॉडल एंड स्ट्रेंथन द एंड इम्प्रूव इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, वो फेज़ निकल गया हमारा, डिसऑर्गेनाइज मैनर में फाइबर्स है वो फेज़ निकल गया, ठीक है, 3 से 8 हफ्ते का। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस फेज़ में रीमॉडल हो रहा है, स्ट्रेंथन मतलब ताकत दे रहा है और इम्प्रूव कर रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इंक्रीज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और बोन बिकम स्ट्रॉन्गर, और बोन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग। हमने इन्फ्लामेशन पढ़ लिया, अब हमारी बारी है वुंड हीलिंग पढ़ने का। तो वुंड हीलिंग क्या है, वुंड हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग devitalized and missing cellular structure and tissue layers। वुंड हीलिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक प्रोसेस है जो कि रिप्लेस करता है डेविटलाइज्ड एंड मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर को, जो कि जहाँ पे हमें चोट लगी है, जैसे यहाँ पे हमारा हाथ है, यहाँ से ये इतना घाव हो गया, तो इसको वापस ठीक करता है, इस
से रिप्लेस करता है, डिविटलाइज करता है, डिविटलाइज और मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर को एंड टिश्यूज़ की लेयर को, ठीक है। इसे वुंड हीलिंग कहते हैं। अब वुंड हीलिंग कितने टाइप के होते हैं? वुंड हीलिंग होते हैं सिर्फ 2 टाइप की, अक्यूट एंड क्रॉनिक वुंड हीलिंग। अक्यूट और क्रॉनिक वुंड हीलिंग को अब हम पढ़ेंगे। अक्यूट वुंड क्या होता है कि ये जो है हील विदाउट मैनी कॉम्प्लिकेशन, बिना कोई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के ये हील हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्यूट वुंड का यही काम है कि ये बिना कॉम्प्लिकेशन के ही ठीक हो जाता है विथ इन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम। कि भाई हमने कहा कि ये चोट लगी है आपको, इसे 5 दिन लगेंगे ठीक होने में, या फिर 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, तो ये इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ठीक भी हो जाता है। ऐसे वुंड होते हैं जो कि सर्जिकल वुंड होते हैं, ट्रॉमा वुंड होते हैं, जिसे हम अक्यूट वुंड कहते हैं, जो कि इंस्टेंटली बनाए जाते हैं या बन जाते हैं, ठीक है। क्रॉनिक वुंड में हम देखेंगे, क्रॉनिक वुंड अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी और इन्फेक्शन कोजेस वुंड होता है जो इंटरफेयर करता है विथ हीलिंग प्रोसेस के साथ। क्रॉनिक वुंड और अक्यूट वुंड, अक्यूट और क्रॉनिक के नाम से हमें समझना है कि अक्यूट का मतलब है कि अभी अभी, क्रॉनिक का मतलब है कि पुराना, ठीक है, पुराना। तो अक्यूट जो होता है वो इंस्टेंटली बनता है, बनाया जाता है, वो वुंड हो गया। अभी क्रॉनिक वुंड में क्या है कि कोई वुंड है जो पुराना है, उसमें पैथोलॉजी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, जो कि वुंड को ठीक होने में भी इंटरफेयर करता है, हीलिंग प्रोसेस में भी इंटरफेयर करता है। ऐसे वुंड होते हैं डायबिटिक अल्सर एंड प्रेशर अल्सर, ठीक है। ये 2 वुंड हैं जो ऐसे ही है, डायबिटिक एंड प्रेशर अल्सर, ठीक है। वुंड हीलिंग प्रोसेस जो है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस 3 फेज़ में होगी अभी अपने इधर। तो फर्स्ट है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन जिसमें नो और लिटिल स्कार टिश्यू होता है, ठीक है। प्राइमरी इंटेंशन से जो ठीक होगा उसमें या तो स्कार होगा ही नहीं या फिर थोड़ा सा स्कार होगा, वो वुंड होगा सर्जिकल वुंड, ठीक है। हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन मार्क्ड लॉस ऑफ टिश्यू, मतलब कि या तो मार्क हो जाएगा कि भाई यहाँ पे चोट लगी थी, या फिर वहाँ का जो टिश्यू है वो गायब हो जाएगा, वो ठीक तो हो जाएगा बट वहाँ पे जो ऐसा गड्ढा रह जाएगा, जैसे कि हमारे कुछ पिंपल्स होते हैं, गाल पे हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, तो वो वहाँ पे छेद रह ही जाता है, ठीक है। तो एजेस ऑफ वुंड टू फार, जो कि वुंड जो होता है, अभी एक कट है मेरे पैर पे, उस पर ऐसा ही है कि उसके दोनों एज है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, वो ठीक हो चुका है, फिर भी उसके दोनों के वुंड को जो एज है वो दूर दूर है। तो ये मेरा सेकेंडरी हीलिंग इंटेंशन था पैर की चोट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, वुंड गेट क्लोज्ड, वुंड जो है बंद तो होता है नेचुरली, मैंने भी वो चोट ज़्यादा गहरी थी तो नेचुरली वो वुंड क्लोज तो हो गया, पर ग्रैनुलेशन एंड एपिथेलाइजेशन के थ्रू, जैसे कि लैक्रिकेटेड वुंड, प्रेशर अल्सर एंड ट्रॉमेटिक इंजरी, वो एक ट्रॉमेटिक इंजरी थी इसीलिए मेरा वो वुंड ओपन है, उसके दोनों एज ऐसे हैं, ठीक है, बट वो क्लोज है वुंड, ठीक है, वो ठीक हो गया है, वो सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू ठीक हुआ है। तो अपनी चोटों को देखो, अपनी बॉडी को देखो, पढ़ो, तभी ऐसा पढ़ो कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अपने शरीर में ढूंढो, जो भी पढ़ते हो उसी में ढूंढो, अपने बाजू वाले में देखो, ठीक है, ठीक है। हीलिंग बाय टर्सरी इंटेंशन की बात करेंगे तो हीलिंग बाय टर्सरी इंटेंशन में डिलेड वुंड क्लोजर होता है। क्या होता है इसमें, वुंड है जो बहुत स्लो प्रोसेस में तो हील होगा और डिलेड होगा, बहुत बहुत डिले होगा, जिससे रिजल्ट इन ग्रैनुलेशन इन वुंड एजेस, रिजल्ट इन ग्रैनुलेशन इन वुंड एजेस characterized by edema, infection, exudate from the wound and the excessive scar formation। जो टर्सरी इंटेंशन होता है हीलिंग का, उसमें डिलेड वुंड क्लोजर होता है पहला, ठीक है। दूसरा कि इसका रिजल्ट इन ग्रैनुलेशन इन वुंड एज, जो वुंड एज है उसमें क्या देखने को मिलता है, ग्रैनुलेशन देखने को मिलता है। थर्ड वन इसमें इडिमा देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है ना, एक्सुडेट्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है, वुंड के अंदर एक्सुडेट बन रहा है, एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब स्टेजेस कितने हैं वुंड हीलिंग के, तो देखो ऐसा मतलब होना मत कंफ्यूज, हमने अभी तक पढ़े थे वुंड हीलिंग प्रोसेस, ये वुंड हीलिंग प्रोसेस थी। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग कौन से तरीके से हो सकती है हमने अभी तक ये पढ़ा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इंटेंशन आता है, जैसे हम PST के नाम से इसे पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, ये निमोनिक याद करना, PST। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग की स्टेजेस क्या होती है कि 4 स्टेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की, 4 स्टेजेस HIPM, मैंने इसका निमोनिक बनाया, हलकट है इंडिया का PM। ठीक है, तो इंडिया का PM क्या है, हलकट है, तो है से H, I से इंडिया का PM डायरेक्टली आ गया। तो इसकी एक सीक्वेंस है जो कि मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग का सीक्वेंस बताइए, तो हम इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि हलकट है इंडिया का PM, तो ये एक निमोनिक है, इसे सीरियस मत लेना। ठीक है, और ये ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, इसको भी सीरियस मत लेना, आई लाइक ऑरेंज। ओके, सो हाँ ठीक है, हेमेटोसिस। अब हम पहला देखेंगे हीमोस्टेसिस, पहला, सेकंड इन्फ्लामेशन, थर्ड इज़ प्रोलिफरेशन एंड फोर्थ इज़ मैचुरेशन। तो हम HIPM से क्या याद करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग इज़ हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस में कोगुलेशन होता है। इन्फ्लामेशन सेकंड स्टेज है जिसमें डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया एंड रिमूव्स डेब्रिस। ठीक है, थर्ड वाज प्रोलिफरेशन इज fills and covers the wound, and the maturation is that the fourth stages tissue again strength and flexibility। तो हमने 4 जो ये सीक्वेंस आता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, ये नोटसेट में भी शायद पूछ सकता है या फिर पहले पूछा हुआ भी है, काफ़ी सारे राजस्थान CHO वगैरह में भी पूछते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो ये याद रखना, हेमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे अपना सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस आ गया क्या, एक मिनट आई चेक, सीक्वेंस तो है ना, हाँ, तो अब आएगा सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन होता है हम उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। ठीक है, सेलुलाइटिस किसे कहते हैं, जब इन्फ्लेमेशन होता है सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं, कॉलोनाइजेशन प्रेजेंस ऑफ प्रोलिफरेटिंग बैक्टीरिया, प्रोलिफरेटिंग बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना विदाउट एनी कोजिंग सिस्टमेटिक और लोकल इन्फेक्शन, उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। विदाउट होस्ट रेस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, शॉर्ट है ये कि विदाउट रेस्पॉन्स, होस्ट रेस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है कॉलोनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे डिसेंस। डिसेंस क्या होता है, ठीक है, डिसेंस क्या होता है, वुंड रप्चर अलोंग स्प्लिटिंग अ सर्जिकल लाइन। ठीक है, डिसेंस जो होता है वुंड रप्चर होता है इसमें। ठीक है, वुंड रप्चर होता है अ सर्जिकल लाइन। ठीक है, फुल थिकनेस वुंड किसे कहते हैं, अब हम ये देखेंगे कि फुल थिकनेस वुंड किसे कहते हैं। वुंड इंडिकेट दैट डैमेज एक्सटेंडेड बिलो ऑल लेयर, कि भाई ऐसा घाव जो कि डैमेज करता है, एक्सटेंड हो जाता है बिलो ऑल लेयर्स ऑफ स्किन की सारी लेयर्स के भी नीचे एक्सटेंड कर जाता है ऐसा घाव, इनटू अ सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और बियॉन्ड, उससे भी अंदर, मतलब मसल्स भी, टेंडन्स भी, बोन्स भी एंड एडजेसेंट अदर जो भी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फुल थिकनेस वुंड। फुल थिकनेस वुंड के बाद में हम बात करेंगे मैसरेशन।
मैसेरेशन, अभी से प्रोनाउंस मैं सही नहीं कर पा रही हूँ आई थिंक, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में, इसमें क्या है, सॉफ्टनिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्किन, सॉफ्टनिंग हो जाती है और टूट जाती है स्किन की सराउंडिंग द वुंड ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर। मैसेरेशन की कोई वुंड है वो बहुत ज़्यादा देर तक पसीने के कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, तो उसके जो किनारे हैं वो स्किन के सराउंडिंग जो वो टूट जाते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी हमारी चोट को हम लगी होती है हाथ में, हम उसे पानी के अंदर डबो के हाथ को रखते हैं तो वो फूल जाता है और वाइट लेयर बन जाती है किनारों पर, ठीक है। ये मैसेरेशन प्रोसेस होती है, इसमें प्रोलॉन्ग कांटेक्ट होता है हमारा मॉइस्चर के साथ में, तो हम मैसेरेशन देखते हैं, ठीक है। पार्शियल थिकनेस वुंड, अब जैसे फुल थिकनेस वुंड पड़ा था वैसे ही पार्शियल थिकनेस वुंड है, इसमें जो लॉस ऑफ एपिडर्मिस होता है विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। जो पार्शियल थिकनेस वुंड है, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है एक छोटा सा, जो एग्ज़ाम्स आते हैं हमारे स्टेट वाइज, ठीक है, और सेंट्रल की भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उसमें बनता है कि पार्शियल थिकनेस वुंड, तो लॉस ऑफ एपिडर्मिस का लॉस होता है और इसके साथ साथ हमारा डर्मिस का भी कुछ पार्ट, डर्मिस लेयर का भी कुछ पार्ट है वो भी इन्वॉल्व होता है या फिर नहीं भी होता, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। तो उसे पार्शियल थिकनेस बोलते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये मत पूछना, अभी आगे बात करेंगे। पार्शियल थिकनेस वुंड, ठीक है। अभी स्लगिंग को क्या कहते हैं? स्लगिंग इज अ शेडिंग ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू फ्रॉम वुंड और स्किन। अब हमारा वुंड है जो एकदम से ड्राई आउट हो गया, ऊपर से पपड़ी एकदम ड्राई आउट हो गई, हमारा वुंड ठीक हो चुका है, तो ये जो दिख रहा है आपको ऊपर जो पपड़ी बनी हुई है ये शेड हो जाती है, ये हट जाती है, ठीक है। तो उसे हम स्लगिंग कहते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? स्लगिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्रोटिक टिश्यू जो कि मरा हुआ टिश्यू होता है वही हटता है, उसे हम स्लगिंग कहते हैं। अभी ये वाला दोबारा आ गया, इस वाले को पेज को हटा देंगे, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वुंड डेब्रिटमेंट, ठीक है। कितने टाइप का वुंड डेब्रिटमेंट होता है? गोल ऑफ डेब्रिटमेंट इज टू रिमूव all the devitalized tissue from the wound bed to promote wound healing। डेब्रिटमेंट जो होता है इसका गोल होता है कि जितने भी डेब्रिट रिमूव करना भी, जितना भी डेविटलाइज्ड टिश्यू है, जो भी डैमेज टिश्यू है, जितने भी डैमेज टिश्यू है विंडो के अंदर, वो है जो प्रमोट नहीं होने देता वुंड हीलिंग को, तो हम उसे हटा देंगे, ठीक है, हम उसे हटा देंगे, तो उसकी वजह से जो है हमारी वुंड हीलिंग जो है प्रमोट होगी। 5 मेथड है कि हम उसे कैसे वुंड डेब्रिटमेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ मैकेनिकल डेब्रिटमेंट, द रिमूवल ऑफ डैमेज्ड टिश्यू एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वुंड बाय फिजिकल फोर्स जैसे कि हमारे हाथ में कांच चुभ गया है, ठीक है, अभी हम इस कांच के टुकड़े को हमारी बॉडी के अंदर रहने देंगे तो ये नहीं निकलेगा, तो हमारा जो वुंड हीलिंग है वो प्रमोट नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, वो घाव ऐसे भरा रहेगा और वो क्रॉनिक में भी बदल सकता है, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, चिमटी से पकड़ेंगे, थंब फोर्सेप्स से, as in our medical language we will use a thumb forceps as well as chitter forceps, दोनों यूज़ करेंगे और इसको निकालेंगे। इस कांच को निकालने के बाद, कांच के टुकड़े को निकालने के बाद, एक फॉरेन बॉडी को निकालने के बाद, जो ये हमने अभी ये जो प्रोसेस की है ये एक फिज़िकल फोर्स है, हमने हाथों से किया है, इसे मैकेनिकल डेब्रिटमेंट कहता है। सेकंड वाज द केमिकल एंड एंजाइमेटिक डेब्रिटमेंट। द केमिकल एंड एंजाइमेटिक डेब्रिटमेंट की कोई वुंड है उसमें मट्टी घुस गई है, ओपन वुंड में मट्टी घुस गई है, तो आप उसे हाथ से तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम टॉपिकली एप्लीकेशन करेंगे और पोटोलाइटिकल सब्सटेंस एंजाइम जो कि
असिस्ट करेंगे और रिमूव करेंगे डेविटलाइज टिश्यू फ्रॉम द वुंड। अब हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि कभी भी कोई भी वुंड, ट्रॉमा सेंटर में आप गए होंगे कभी भी काम करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी टाइप के वुंड आते हैं। तो ये छोटे मोटे जो चोट होते हैं उसमें मट्टी वट्टी घुसी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन उठाते हैं, वाइट कलर का लिक्विड, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, मैं उसका नाम आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ, जब भी मेरा ये प्रॉब्लम ही है, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो हाँ, हम उस सॉल्यूशन को उस वुंड के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से वुंड के ऊपर एक बबल जैसा फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो जितना भी जो कि मट्टी धूल जो भी होता है वो सारा बाहर आ जाता है। फिर हम उसे वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से, ठीक है, या फिर हम लोग वॉश करते हैं बाय दी प्योर एकदम ऐसा मतलब साफ़ पानी से, ठीक है। मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वुंड को साफ़ करता है बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ करके, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हम लोग केमिकल एंजाइमेटिक डिटर्जेंट यूज़ करें। अब शार्प डेब्रिसमेंट, शार्प डेब्रिसमेंट का मतलब होता है कि इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम रिमूव करते हैं डेड टिश्यू को। अब हमारे पास शार्प टिश्यू, अभी हमारा ये फोड़ा हो गया है हाथ पे, ठीक है। अभी हमें इस वुंड को ठीक करने के लिए इस फोड़े को फोड़ना पड़ेगा। इस फोड़े को फोड़ने के लिए हमें चाहिए सर्जिकल ब्लेड, जो कि एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जो इस वुंड को, इस फोड़े को फोड़ेगा, मतलब काटेगा और इंसिजन लगा के इस वुंड को साफ़ करवाएगा, और इसको बोलेंगे आप शार्प डेब्रिसमेंट। Fourth one is autolytical debridement is useful in pressure ulcer. Synthetic dressing, transparent adhesive, hydrogel are used to cover the wound. सॉरी। ऑटोलाइटिक डेब्रिसमेंट के अंदर क्या है कि हम लोग कब यूज़ करते हैं, प्रेशर अल्सर के अंदर यूज़ करते हैं। सॉरी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बैंडेज बनाते हैं, एक ड्रेसिंग करते हैं, सिंथेटिक ड्रेसिंग करते हैं, जो कि यूज़फुल होता है प्रेशर अल्सर के अंदर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एडेसिव हाइड्रोजेल यूज़ करके हम कवर कर देते हैं वुंड को। ये क्या कहाँ काम होता है, प्रेशर अल्सर के अंदर। ये जो है फैसिलिटेट करता है नेचुरल अवेलेबल एंजाइम को इन वुंड टू डाइजेस्ट डेविटलाइज्ड टिश्यू इटसेल्फ। जो ये हम लोग हाइड्रोजेल यूज़ कर रहे हैं, ये जो ड्रेसिंग कर रहे हैं हाइड्रोजेल लगा के, ठीक है, ये खुद फैसिलिटेट करता है, नेचुरल अवेलेबल करता है एंजाइम को कि ये वुंड में डाइजेस्ट हो जाए लोकलाइज टिश्यू खुद ब खुद ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट और मैगोट, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से मैगोट से, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट की बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव डिसइंफेक्टेड मैगोट फ्लाई लार्वा इनटू नॉन हीलिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अ ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग आउट ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू विथ अ वुंड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल डेब्रिसमेंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्लाई लार्वा को, है ना, हम लाइव होता है ये, लाइव यूज़ करते हैं फ्लाई लार्वा का डिसइंफेक्ट करने के लिए। मगोट नाम की फ्लाई लार्वा को बोलते हैं, ठीक है। इसमें नॉन हीलिंग स्किन जो होती है, जहाँ पे हील नहीं हो रहा है उस स्किन पे, और सॉफ्ट टिश्यू पे, ह्यूमन के सॉफ्ट टिश्यू पे। अब इसका पर्पस क्या होता है, टू क्लीनिंग आउट द नेक्रोटिक टिश्यू विथ इन अ वुंड के अंदर नेक्रोटिक टिश्यू को क्लीन करना इसका पर्पस होता है। तो ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। इट्स अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट गैंग्रीन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है गैंग्रीन, ठीक है। हमेशा गैंग्रीन से क्वेश्चंस आते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू डेथ
इस टाइप का जो टिश्यू डेथ होता है ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन इज दैट गैंग्रीन, कि ब्लड सप्लाई की कमी से और ऑक्सीजन की कमी से जो वुंड होता है, जो टिश्यू मर जाता है, उसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। गैंग्रीन यूजुअली अफेक्ट करता है एक्सट्रीमिटीज़ को, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट इंटरनल टिश्यू। ठीक है, ये एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट तो करता ही है कि हमारे लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को, बट ये हमारे इंटरनल टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करता है गैंग्रीन। गैंग्रीन दो टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन एंड देन द वेट गैंग्रीन। ठीक है, हम लोग वेट गैंग्रीन बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द ड्राई गैंग्रीन। द ड्राई गैंग्रीन begins in the distal part of the limb due to the ischemia and spread upward. Most commonly affected limb and the commonly due to the arterial occlusion. Example, Raynaud's disease and the Bogus disease. Organ is dry, shrinking and black in color. Bacteria fails to survive. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन में हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो डिस्टल पार्ट्स होता है लिम्ब के, वहाँ पे इस्चिमिया मतलब खून की कमी से होता है एंड स्प्रेड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ बढ़ता है ये। अभी हमारा, मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपना फुट। ठीक है, ये मेरा फुट है और अभी ये मेरा फुट है, तो यहाँ पे मुझे गैंग्रीन हुआ है, ड्राई गैंग्रीन। मेरी ये चारों पांचों उंगलियां हैं जो ये ड्राई हो गई है। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो इस्चिमिया मतलब खून यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि आर्टेरियल ओक्लूजन हुआ है। क्या हुआ है? आर्टेरियल ओक्लूजन हुआ है, तो खून पहुँच नहीं पा रहा है। अभी इस पैर में क्या हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक पड़ गई, ड्राई गैंग्रीन हो गया मेरे को, और ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ये डाउनवर्ड नहीं करेगा। ये डाउनवर्ड से स्टार्ट होकर अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा मेरी फिंगर से, मेरे टोज से लेके फिर मेरे फीट से फिर मेरे हील्स तक, हील से फिर ऊपर के पैर तक। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमको एम्पुटेशन ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ड्राई गैंग्रीन है। अब ये जो है मोस्ट कॉमनली आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से होता है। ये एग्जाम्पल देंगे रायनाइड डिजीज़ और बर्गेट डिजीज़ में देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टाफ। ठीक है, रायनाइड डिजीज़, बर्गेट डिजीज़ एंड देन द ऑर्गन जो है ड्राई श्रिंक हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, और बैक्टीरिया जो यहाँ पे रह नहीं पाते। अब हम पढ़ेंगे वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन अफेक्टेड नेचुरल मॉइस्ट टिश्यू सच एज ओरल कैविटी, बोवल एंड सर्विक्स, लंग्स एक्सेट्रा। जो वेट गैंग्रीन होता है वो अफेक्ट करता है नेचुरल जो मॉइस्ट टिश्यू होते हैं उनको, जो कि हमारा ओरल कैविटी में होता है, बोवल और सर्विक्स, लंग्स एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है ये अफेक्ट किसको करता है? हमारे बोवल को। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद करना कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बोवल। अब मैं इसको मिटा के ठीक से बनाती हूँ। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट बोवल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ वेनस सप्लाई। जो ड्राई गैंग्रीन था वो आर्टेरियल सप्लाई के ब्लॉकेज से हो रहा था, ये है जो वेनस सप्लाई के ब्लॉकेज से हो रहा है। ठीक है, एंड लेस कॉमनली ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरियल सप्लाई। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वेट गैंग्रीन में आर्टेरियल सप्लाई ब्लॉकेज हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल डायबिटिक फुट, बैड सोर एंड गैस गैंग्रीन। ये तीनों ही नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द ऑर्गन इज अ मॉइस्ट सॉफ्ट स्वॉलन रोटन एंड डार्क। जो ऑर्गन हमको दिखेगा, जो कि यहाँ पे हमें वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है, वो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है, सॉफ्ट होता है, स्वेलन होता है और रोटन होता है, राउंड हो जाता है एकदम से फूल के, और डार्क हो जाता है। ठीक है, अपने अदर बॉडी पार्ट से वो पार्ट डार्क हो जाता है। दिस गैंग्रीन फेवर्स बैक्टीरियल ग्रोथ। जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो करता है, ऑलवेज ग्रो करेगा। ठीक है, और a special form of wet gangrene caused by a gram-positive anaerobic bacteria of Clostridium species is known as gas gangrene. ये गैस गैंग्रीन का ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आई एम श्योर यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन की एक स्पेशल फॉर्म जो कि कोज करती है ग्राम पॉजिटिव जो कि है, ठीक है, इसे एनारोबिक बैक्टीरिया ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जिसे हम गैस गैंग्रीन कहते हैं, जहाँ पे वेट गैंग्रीन, जब हमारे बॉडी में वेट गैंग्रीन हो जाता है तो ESR इंडिकेट इन्फ्लेमेशन, ESR इंक्रीज, ESR इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। एंड मैं नहीं बोलूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फलान ढिमकान। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लीव only one comment, okay, that makes me confident to post much more videos like that। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसे एक्टिव कर दूँगी, या फिर आप मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगी और आप इसे उतार भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उतार भी सकते हैं वीडियो को पोस्ट कर करके, इट्स बेटर, ठीक है, तो वो कर लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।